हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे वो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, आउटपुट प्रोडक्ट्स एंड ओनरशिप। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बेसिकली इन बेसिक क्राइटेरियाज़ पर इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है? वो आपका हो सकता है इनपुट हो कि क्या इनपुट लिया जा रहा है, कैसा इनपुट लिया जा रहा है, या रॉ मटेरियल एक ही बात हो गई। साइज़ के बेस पे हैवी इंडस्ट्री है, लाइट इंडस्ट्री है, उस पर डिपेंड करता है। एंड देन जो भी आउटपुट प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज़ किस इसमें कैटेगराइज की जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन को एक तरीके से इन्होंने एक चार्ट के थ्रू समझाया है। बहुत अच्छा चार्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो आप ओवर एंड ऑल कहानी समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, साइज़ जो है, साइज़ के बेस पे अगर आप देखें तो जो फैक्ट्रीज़ हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और तीसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो तीन तरीके की इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं बेस्ड ऑन साइज़। ठीक है, अब आ जाते हैं इनपुट्स या रॉ मटेरियल की। अगर बात करें तो रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो हमें ऐसी चीज़ मिल रही है जिसे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर मिनरल बेस्ड भी हो सकता है, जो भी हम अर्थ से निकाल रहे हैं। मिनरल में भी फिर टाइप्स हो जाते हैं, या तो मेटालिक मिल रहा है हमें, या तो फिर नॉन मेटालिक चीज़ें हम बना रहे हैं, तो उससे वो इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, मेटालिक को भी फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। फेरस हो सकता है, मेटालिक जो भी मिनरल हम निकालेंगे वो फेरस हो सकता है। फेरस मतलब रिलेटेड टू आयरन। फेरस इज द नेम फॉर आयरन। तो ये हो सकता है कि आयरन से रिलेटेड हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, या फिर नॉन फेरस भी हो सकता है, जैसे कि एक सेकेंड, तो नॉन फेरस भी हो सकता है प्रोडक्ट, जैसे कि आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो मिनरल बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी फिर मेटालिक, नॉन मेटालिक, फिर मेटालिक में भी फेरस, नॉन फेरस आ जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो कि होता है हमारा मिनरल बेस्ड बता दिया। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें ऑब्वियसली केमिकल से काम हो रहा है। तो केमिकल से क्या क्या हो सकता है? जो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है वो प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री, सिंथेटिक बनाने वाली, फाइबर बनाने वाली, सॉल्ट्स बनाने वाली, जो भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, उसके बाद जैसे वो केमिकल्स हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, जैसे सोप हो गया, जैसे आपका ये हो गया, जो आप क्लीनिंग पर्पस के लिए जो भी यूज़ करते हैं, चाहे वो फिनाइल है, चाहे वो ये लिजॉल वगैरह हो गया, है ना। उसके बाद कॉलिन हो गया, जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का पार्ट होती हैं। ठीक है, केमिकल से फर्टिलाइज़र्स भी बनते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स भी एक इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिल सकता है? तो हमें फॉरेस्ट से लकड़ी मिल सकती है, टिम्बर, ठीक है, लाख मिल सकता है, टर्पेंटाइन मिल सकता है, टर्पेंटाइन पेपर वो मिल सकता है। तो ये चीज़ें हमें इससे मिल जाती है, फॉरेस्ट से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या आ जाते हैं? लेदर हो गया, वूल, जो हमें एनिमल से मिलता है, तो उसके प्रोडक्ट्स या उन्हें बनाना, वो आपका आ जाता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। अब आता है आउटपुट। आउटपुट बेस्ड में क्या हो सकता है? या तो आप बेसिक मटेरियल बना रहे हो जो हमें चाहिए, जैसे आयरन चाहिए, मेटल्स हैं तो आयरन बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप आयरन के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कंज्यूमर गुड्स, जो कि डायरेक्ट आप यूज़ में ला सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। अब क्या क्या होते हैं? जैसे देखिए, आयरन के प्रोडक्ट्स में क्या होता है? मशीनरी पार्ट्स हो गए, ठीक है, गाड़ियाँ हो गई, खाने पीने का देख लें तो बिस्किट्स, ठीक है, एक आप वीट बना रहे हो और एक आप वीट का यूज़ करके बिस्किट्स बना रहे हो, तो दोनों में फ़र्क हो गया, दोनों इंडस्ट्रीज़ में। देन हो गया टेक्सटाइल। टेक्सटाइल हो गई कपड़ों की इंडस्ट्री, ठीक है, चाहे आप कॉटन से यान निकाल रहे हो, बेसिक इंडस्ट्री, आप उस यान का क्लोथ बना रहे हो, तो ये आपका किस टाइप का इंडस्ट्री हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया। देन उसके बाद व्हीकल्स, कार्स, ये बताई दिया आपको। नेक्स्ट, ओनरशिप के बेस पे तीन टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका कि गवर्नमेंट ओनर होते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल इसका ओनर हो सकता है, ठीक है। और जॉइंट सेक्टर में कुछ कुछ शेयर्स दोनों के होते हैं, कुछ शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होगा, कुछ शेयर प्राइवेट का होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी ओनरशिप भी है, तो उसको क्या करते हैं, वो अपनी ओनरशिप को कुछ परसेंट शेयर जो है वो बेच देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। तो फिर उतना शेयर फिर वो क्या बन जाता है, जॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप ऑल्सो। तो ये आ जाता है आपका, ये चार्ट है जिसे हमें बेसिकली इस पूरे में पढ़ना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइज़ के बेस पे इंडस्ट्रीज़ को कैसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स लगे हैं। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द साइज ऑफ इंडस्ट्री, जो प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये भी डिटरमाइन करता है कि साइज़ क्या होगा इंडस्ट्रीज़ का। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये डिटरमाइन करती है कि साइज़ इंडस्ट्री का क्या होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमारे साइज इंडस्ट्रीज का कौन कैसे डिसाइड होता है, किन चीज़ों से होता है, कितना पैसा लगा, ठीक है, कितने वर्कर्स हैं और कितना क्या हम आउटपुट निकाल पा रहे हैं उससे, वो हमें डिसाइड करता है कि हमारा इंडस्ट्रीज जो है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है एज पर साइज इज कंसिडर्ड। According to industries, accordingly industries may be classified into household or cottage industries, small scale and large scale। तो देखते हैं क्या होता है स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और हाउस होल्ड। देखिए हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है ये, इट इज़ दी स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। द आर्टिसंस यूज लोकल रॉ मटेरियल, इसमें आर्टिसंस जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो एकदम ही लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं एंड सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स, हर दिन के गुड्स बनाने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो देखिए अपने घर के फैमिली मेम्बर्स से ही काम करवाते हैं। तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि या मतलब जैसे मैंने कहाँ देखा है, मैं वो आपको बताती हूँ, शायद आप रिलेट कर पाओ। जैसे इंडियन आइडल वगैरह हम देखते थे, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो आते सिंगर्स आते हैं तो वो अपना बैकग्राउंड बताते हैं, तो उसमें हम देखते थे कि जैसे कोई मूर्ति बनाने वाले हैं तो उनका मतलब पूरा जो मतलब फैमिली है, फैमिली 4 फादर्स हैं, 4 फादर्स हैं, ग्रेट ग्रैंड 4 फादर्स हैं, जो भी हैं सारे उनके पूर्वज लोग भी ना उसी काम में लगे हुए थे हमेशा से। तो वो लोग उनके ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं, मूर्ति बना रहे हैं। तो अभी भी उनके फैमिली के सारे मेंबर्स जो है वो मूर्ति बनाने में ही लगे हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारे कामों में मतलब पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो एक ही काम में लगी होती है। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्केल का काम है, ठीक है। काफ़ी हैंडी वर्क है, काफ़ी लोकल मटेरियल यूज़ होता है। जैसे उनका मैंने जो देखा था, वो कोई तो सिंगर थे जो एकदम मतलब मराठी गाना बहुत अच्छा सा गाते थे। तो वो उनकी जो फैमिली थी, तो उनकी फैमिली में क्या था, कुछ वो ना स्पेशल मिट्टी, वो शायद महाराष्ट्र से थे, तो महाराष्ट्र में कोई नदी है, तो उस नदी का से जो फ्रेश मिट्टी निकलती थी, उस फ्रेश मिट्टी से वो लोग मूर्ति बनाते थे। तो उनका पूरा मतलब पूर्वज वगैरह भी उसी में इंक्लूडेड थे। तो क्या होता है कि ऐसे भी काम होते हैं। तो वो तरीके की जो फैमिली है या वहाँ पे जो तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हुआ। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बी फॉर कंजम्पशन इन द सेम हाउस होल्ड और फॉर सेल इन द लोकल मार्केट। तो जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उससे उन्होंने जो भी बनाया है, या तो वो उसको खुद ही यूज़ करेंगे, अपने लिए बनाया है, ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा बहुत सरप्लस भी बनेगा तो सरप्लस भी ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, लोकल मार्केट तक पहुँच पाएगा, ठीक है, सिर्फ लोकल लोगों तक। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट विल्ड मच इन्फ्लुएंस। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना इज़ नॉट सच अ बिग डील, क्योंकि पैसा इतना लगता नहीं है। वो बहुत ही बेसिक चीज़ों से बहुत बेसिक रॉ मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो भी क्योंकि ऑब्वियसली लोकल मार्केट तक ही जाना है सामान, या फिर खुद ही यूज़ करना है, तो वो इतना मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना पड़ता नहीं है।
डू नॉट wield मच इन्फ्लुएंस एज द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस। तो इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस यानी कि मार्केट इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस्ड लोकली। तो ये लोग जो टूल्स भी यूज़ करते हैं ना, तो ये पत्थर वगैरह को करके मतलब खुद ही देखते हैं कि क्या टूल मतलब कस्टमाइज, ये आप कह सकते हैं कि कस्टमाइज टूल होते हैं इनके, क्योंकि अपने हिसाब से ये टूल्स बनाते हैं। तो लोकली भी ये लोग टूल्स को यूज़ करते हैं कि भाई जैसा इनको चाहिए। जैसे मान लो मूर्ति में आपने देखा होगा, जैसे बाल बनाने हैं तो उसके अंदर ये लोग कुछ नोकीला सा कुछ बना के उसी मिट्टी से, जिस मिट्टी से खुद का काम कर रहे हैं वो मूर्ति बन रही है, उसी मिट्टी से कुछ थोड़ा सा मिट्टी निकाल के उसी का वो टूल बना लेंगे जिससे कि वो थोड़ी शार्प एजेस दे सके। तो इस तरीके के टूल्स ये लोग खुद से मतलब लोकली भी बना लेते हैं अगर अवेलेबल नहीं भी है तो पैसा इतना खर्चा नहीं होता इनका ये काम करने में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है, ठीक है। ये बास्केट बैम्बू, अ मैन वीविंग अ बैम्बू बास्केट बाय द रोड साइड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये बैम्बू बास्केट बना रहे हो। और अगर आप यहाँ देखें, मैन मेकिंग पॉट्स इन इज कोर्टयार्ड, एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन नागालैंड। तो ये नागालैंड में आपको ये दे रखा है। ये अब मैं आपको बताऊँ अगर, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स, वहाँ पे ये बहुत मतलब कॉटेज इंडस्ट्री बहुत देखी जाती है। वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, नागालैंड हो गया आपका, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब में ये देखा जाता है। इस तरीके की चीज़ वो फॉलो करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, सम कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड। अब क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वो देखिए। इसमें फूड स्टफ्स बना लेते हैं लोग, फैब्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है, मैट्स, जो मचिया होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, चटाई होती है जो, उसको वो बना लेते हैं, ठीक है। कंटेनर्स बना लेते हैं, ठीक है। टूल्स बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, शूज़, फिगरीन्स फ्रॉम वुड्स। फिगरीन्स फ्रॉम वुड्स का क्या मतलब होता है, फिगरीन्स क्या होते हैं, जैसे वो छोटी छोटी मूर्ति मतलब लकड़ी का खिलौना टाइप का होता है, उसमें लड़का बना देंगे, लड़की बना देंगे, हाथी बना देंगे, घोड़ा बना देंगे, उसी को फिगरीन्स बोलते हैं, ठीक है। लॉट एंड फॉरेस्ट, वुड लॉट एंड फॉरेस्ट, शूज़, थॉन्ग्स, ठीक है। अदर आर्टिकल्स फ्रॉम दी लेदर, तो जो भी लेदर का बनाया जा सकता है वो ये लोग बना देते हैं। जूते वगैरह भी खुद ही बना देते हैं, ठीक है। पॉटरी का सामान तो बन ही जाता है, ठीक है। ब्रिक्स वगैरह हो गया, ब्रिक्स बना सकते हैं फ्रॉम क्लेज एंड स्टोन्स। ब्रिक्स बनाने का मैंने देखा था, कोई तो डॉक्यूमेंट्री देख रही थी मैं, उसमें उन्होंने दिखाया था कि जो ये एरिया है ना, कौन सा तो एरिया है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला दिखा रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, तो उसमें देखा था मैंने। तो वहाँ पे कोई एरिया है धौलागढ़ करके, तो जो मोहनजोदारो एरिया है, जो धौलागढ़ है, तो इन सब जगह पे देखा था मैंने कि वो ब्रिक्स कैसे बनाते हैं। मतलब ब्रिक्स भी पूरा हाथ से बना, मतलब इतनी सारी ब्रिक्स हाथ से वो बना रहे थे कि उन्होंने पहले एक मतलब आयरन का वो एक ना चकोर सा, रेक्टेंगल्स नहीं, चकोर नहीं, स्क्वायर सा थोड़ा कुछ होता है, कंटेनर टाइप का छोटा सा होता है, पतला सा, उसके अंदर ना ये लोग लिक्विड बना के कुछ और उसके अंदर डालते थे। फिर उसको मतलब उसमें डाल के थोड़ी देर छोड़ देते थे, ठंडा होता था, शेप पकड़ता था। जब शेप पकड़ता था फिर उसको निकाल के और धूप में ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे। फिर जब भी वो थोड़ा हार्ड हो जाता था तो फिर उसके बाद उसको ऐसे करके बहुत सारी ईंटें बनाई। उसके बाद फिर क्या करते थे, उसको धूप में छोड़ दिया, सूख गया। उसके बाद फिर उसको आग पे डाल के मतलब पूरा, मतलब जैसे सेकते हैं ना, रोस्ट जिसे हम कहते हैं, ड्राई रोस्ट करना चीज़ों को, वैसे वो लोग उसको ड्राई रोस्ट करते थे। फिर वो जितना रोस्ट होते जाता था उतना वो स्ट्रॉन्ग होते जाता था, उतना ही ईंट मजबूत होती थी। तो मतलब इस तरीके से हाथ से ब्रिक्स भी बनाए जाते हैं, वो मैंने उधर देखा था उसमें, तो वहाँ पे तो वैसे ही ये लोग भी करते हैं। देन गोल्ड स्मिथ्स जो है वो ऑब्वियसली गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार वगैरह होगा वो क्या करेगा, जो भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इनके आइटम है इन्हीं को बनाएगा। सम आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर मेड आउट ऑफ बैम्बू। अब कुछ आर्टिफैक्ट्स जो हैं या क्राफ्ट्स जो हैं वो बैम्बू से बनाए जाते हैं, जैसे नीचे हमने देखा बैम्बू की बास्केट बनाई है ना। वुड ऑब्टेन्ड लोकली फ्रॉम दी फॉरेस्ट, और इसके लिए जो वुड लगता है वो लोग लोकली फॉरेस्ट से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हाउस होल्ड और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें से अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्वेश्चन क्या ही बन सकता है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कॉटेज इंडस्ट्री से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे ये हो सकता है कि कुछ फीचर्स आप बता दो कॉटेज इंडस्ट्री के क्या होते हैं। तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, कि
लिस्ट फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, लिस्ट फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री and list some products of it. ठीक है, कुछ इसके प्रोडक्ट्स भी आप बता दीजिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे. तो देखिए, अगर कॉटेज इंडस्ट्री में इतना माइनर लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. ठीक है, लोकल मार्केट से थोड़ा बाहर ही निकल जाएंगे. तो वही चीज़ है इसमें. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स. तो ये दोनों में डिफरेंस है प्रोडक्शन टेक्निक्स का. ठीक है, किस तरीके से सामान बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर करने की जगह का. जैसे यहाँ पे आपने देखा कि घरों में काम चल रहा है, लोग लोकली काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो है वर्कशॉप आउटसाइड द होम और कॉटेज ऑफ द प्रोड्यूसर, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, काम घर पे नहीं होता है, घर के बाहर होता है. ठीक, दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये जो टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है ये यूज़ करती है लोकल रॉ मटेरियल. कैसा रॉ मटेरियल? एकदम लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करता है ये वाली टाइप में भी. सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स, बहुत ही सिंपल मशीन्स ये लोग यूज़ करते हैं. और सेमी स्किल्ड लेबर्स, जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता हो उस तरीके के लेबर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो अब आप देखिए वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री का अगर आपको ड्रॉबैक देखना हो तो आप क्या देख सकते हैं कि ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है किसी को. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलता है. वहाँ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद का काम कर रहे हैं वो खुद एम्प्लॉयड है. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर एक बंदे की इंडस्ट्री है, काफ़ी लोग उसमें एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है. देन रेजेज लोकल परचेजिंग पावर. तो थोड़ा बहुत परचेजिंग पावर भी होता है इसके अंदर. ठीक है, क्योंकि ये कुछ सर्टेन अमाउंट का प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता है. देयरफॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर पॉपुलेशन. तो हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये क्यों चल रही है? ताकि इंडस्ट्रीज़ ग्रो करें. बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काम प्रोवाइड करती है, और काम मिलेगा तो पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड होगी. तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है कंट्री के लिए भी. तो चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब लेबर इंटेंसिव मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ग्रो किया गया है जिसमें कि किसकी ज़रूरत है? लेबर की ज़रूरत है, यानी ह्यूमन मेहनत की ज़रूरत है. तो उसके लिए क्या रहेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा लोगों का हो सकेगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स लार्ज मार्केट. ऑब्वियसली लार्ज मार्केट होगा इसमें, तो इसमें रॉ मटेरियल भी वेरियस बहुत सारे यूज़ होंगे. इनॉर्मस एनर्जी, एनर्जी भी काफ़ी चाहिए. ठीक है, तो जो हमारी मशीन्स होंगी वो सिंपल मशीन्स नहीं होंगी. स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए जिन्हें कि मशीन चलाना आता हो, उस पर्टिकुलर टाइप की मशीन. एडवांस्ड लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी इसमें. और उसके बाद इसमें क्या होगा, क्योंकि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो इसमें बहुत सारे काम होंगे, एक ही काम नहीं होगा. और बहुत सारे काम होंगे तो बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जो होंगे, जो बन के निकलेगा, उन सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ा जाएगा, असेंबल किया जाएगा, और कुछ एक काम का प्रोडक्ट उससे निकलेगा. तो असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन भी होता है. एंड लार्ज कैपिटल, और इससे बहुत पैसा लगता भी है और इसमें बहुत पैसा निकलने के चांसेस भी होते हैं, मतलब आ सकता है, आउटपुट होता है कुछ कुछ. द काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स इन यूके. कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ ग्रो करी हैं? यूके में, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में, यूरोप में. नाउ इट हैज़ डिफ्यूज्ड टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी जैसे मेक इन इंडिया है, जिसमें इंडिया जो है, अभी अब जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया है तो वो डिफेंस में कितनी सारी मशीन्स हो गई, कितने सारे गन्स हो गए, कितना जो भी ये ड्रोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब वो इंडिया बना रहा है खुद का. ठीक है, इंडाइजीनियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. अभी तो कुछ आई थिंक 6-7 महीने पहले लिस्ट आई थी, या शायद उससे भी ज़्यादा पहले लिस्ट आई थी कुछ 22-23 प्रोडक्ट्स की, जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं. जैसे जैकेट हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, और हेलमेट हो गया, सोल्जर का जो पहनते हैं वो लोग, हेलमेट हो गया. तो वो सब जो है ना, ऐसे करके 22-23 प्रोडक्ट्स की लिस्ट आई थी जो कि इंडिया ने खुद से बनाना स्टार्ट मतलब कर दिया है.
तो उसकी इतने इतने यूनिट्स निकल गए, वो भी बताया हुआ था कि ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया है काम, ऐसा है कि प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है तो हमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं सैम्पल में भी निकाले, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे, तो ऐसे 22-23 चीज़ें का लिस्ट था। तो इसका मतलब क्या है, ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो है अब उसमें क्या है, गन्स हो गए, गन के बुलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो अब इंडिया भी बनाने लग गया है। तो पहले ऐसा टाइम था जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही इंडिया आगे हाथ बढ़ाता था, बट अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी इंडिया जो है काफ़ी आगे है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वर्ल्ड का जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, तो वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है, और दूसरा है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो जो ट्रेडिशनल रीजन है उसके अंदर क्या है, थिकली क्लस्टर्ड इन फ्यू और मोर डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे ना जो ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल है, पुराना है, पहले से चला आ रहा है, तो जहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा जैसे आपका यूएसए हो गया, यूके हो गया, जो कि पहले से कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज थी, वहाँ पे इनके होने के चांसेस हैं। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो अभी हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप कंट्रीज, क्योंकि वो अब बननी शुरू हो रही है। मतलब अब देखिए, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, एआई वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये सब अब बनेंगी ना। अब इनका अभी तो नंबर बहुत कम है, बट धीरे धीरे करके क्या होगा, ये इंडस्ट्रीज, क्योंकि ऑलरेडी जो है यूएसए है या यूके है, यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, क्योंकि इनका तो बहुत पहले से काम चलता आ रहा है, ये तो बहुत पहले से डेवलप्ड है, तो इनका काम तो चलते आ रहा है। जो बाकी कंट्रीज है ना, जहाँ पे अभी मतलब डेवलपमेंट आप कह सकते हो स्टार्ट हुआ है या डेवलपिंग फेज में, जैसे हमारी इंडिया है, तो अभी क्या है, इंडस्ट्रीज की जगह है, इंडस्ट्रीज अभी बनेंगी या बना रही हैं। तो क्या है, ट्रेडिशनली नहीं चलता आ रहा कि हमेशा से इंडस्ट्रीज थी तो मतलब जगह घेरे हुए है, तो नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं। तो जब नया चीज़ बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, जो नया ट्रेंड में आएगा उसी को लोग ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। तो हमारी कंट्रीज़ में अभी जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड और हाई स्किल्ड टेक्नोलॉजी जो होती है एकदम, वो बेस्ड जो इंडस्ट्री है ना, वो बनाने के लिए ये कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये लोग अभी बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाई टेक्नोलॉजी वाली बने, ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पे क्या सीन है कि वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जहाँ पे ऑलरेडी कुछ है तो पहले तो जगह बनेगी, उसके बाद ना वो बनेगा। तो वो टाइम जो है उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेडिशनल जो है वो पूरा डेवलप कंट्रीज़ में है ज़्यादा, और जो हाई स्केल टेक्नोलॉजी वाला जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है और डेवलप कंट्रीज़ में थोड़ा कम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल। अब इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होगी, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर रिलेटेड। दिस एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड। इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है रॉ मटेरियल का फील्ड से, एंड फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये फार्म से और फील्ड से उठा के जो भी नेचुरल मटेरियल है उसको ये लोग फाइनल प्रोडक्ट में निकालते हैं। ये रूरल और अर्बन मार्केट्स के लिए होता है। ठीक है, मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग। जनरली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादा है, बिकॉज खाना सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हमारे देश में खास करके। ठीक है, उसके बाद शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ, स्पाइसेस, ऑयल, फैट्स, टेक्सटाइल्स, रबड़ एक्सेट्रा, हज़ारों चीज़ें हैं जो कि हमें एग्रो बेस्ड मिलता है। फूड प्रोसेसिंग में देख लीजिए, एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कॉन्फेक्शनरी। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये सारे प्रोसेस एग्रो प्रोसेसिंग में आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को निकालना, प्रोड्यूस करना, फिर उससे जो भी उसका जो भी एडिबल पोर्शन है वो एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसके बाद जो भी नेसेसरी वैक्सीन्स हैं वो प्रोवाइड करना, उसके बाद फिर आगे निकालना प्रोडक्ट को। While some preserving techniques such as drying, अब प्रिजर्व देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है। जैसे अभी गर्मियाँ हैं, वो कितनी तबाह गर्मी है, इस गर्मी में अगर खाने का प्रोडक्ट निकले, मान लीजिए टमेटो निकला, टमेटो जो है वो एग्रीकल्चर से हमको मिलता है और बहुत सारा मास प्रोडक्शन हो गया है टमेटो का, तो अब ये टमेटो जो है इसको ट्रांसपोर्ट ही करते करते सड़ जाएगा ना, ये इतनी तो गर्मी हो रखी है, और टमेटो होता भी बहुत सॉफ्ट है।
तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेजर्वेटिव्स टेक्निक्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले सुखाया जाता है, किसी चीज़ को ड्राई किया जाता है, फर्मेंटिंग की जाती है। फर्मेंटिंग क्या होता है, साइंस में आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो जैसे शुगर और शुगर में मतलब एक क्या होता है, एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन बनाया जाता है। यीस्ट और शुगर का बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और उससे वो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है पिकलिंग, ठीक है, हैव बीन नोन सिंस एंशियंट टाइम्स। ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत, पिकलिंग मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट वगैरह ऐड करना। जैसे पिकल में होता है ना, अचार में एक्सेस सॉल्ट डाला जाता है, वो एक्सेस सॉल्ट उसके टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता है, वो एक्सेस सॉल्ट डाला जाता है ताकि अचार ख़राब ना हो, वो सालों साल चलता है। तो क्यों चलता है, बिकॉज उसमें प्रेजर्वेटिव एडेड है। तो वो सारी टेक्निक्स, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ शुगर डालना, तो ये चीज़ें जो है ये मतलब बहुत पहले से ये चलता आ रहा है, एंशियंट टाइम से। दीज हैड लिमिटेड एप्लीकेशंस, ठीक, टू केटर टू प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमांड्स। बट क्या है कि इसकी लिमिटेड यूजेस ही हैं, ठीक है। बट हाँ, अब ये भी अच्छा टेक्निक है चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तो बहुत सारे, अब तो क्या करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह आते हैं तो उससे प्रिजर्वेटिव्स ये लोग डाल देते हैं, जो भी फ्रूट है या जो भी ईटिंग मटेरियल है सब में। नेक्स्ट आ जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, देखिए, दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल। नाम से ही पता चल रहा है कि मिनरल को यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल। सम इंडस्ट्रीज यूज फेरस मेटालिक मिनरल्स। कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो आयरन के मेटालिक मिनरल्स को यूज करते हैं विच कंटेन फेरस, जिसमें आयरन होता है, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। बट सम यूज नॉन फेरस मेटालिक मटेरियल, और कुछ यूज करते हैं नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसके अंदर मेटालिक मिनरल्स, क्योंकि वो बनते ही मेटल के हैं, गोल्ड सिल्वर क्या है, मेटल ही है, तो उनके बनते, तो उनके अंदर इन चीज़ों को बनाने के लिए उनका काम होता है। मतलब सारा काम जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से होता आता है। मैनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटालिक मिनरल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो नॉन मेटालिक मिनरल, ऐसा मिनरल यूज करती है जिसमें आयरन नहीं होता है। तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट हो गया, पॉटरी इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये सब इंडस्ट्रीज में क्या है, आयरन नहीं यूज होता है, तो फेरस मटेरियल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कि केमिकल यूज होता है। तो केमिकल यूज करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, वो समंदर तक जाते हैं और फिर वहाँ से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं बता रही हूँ कि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में पेट्रोलियम इंडस्ट्री करती क्या है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे शिप से जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि पेट्रोल मिलेगा वहाँ तक ये लोग जाते हैं। उसके बाद समंदर के अंदर से जो ये निकालते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर से ये लोग पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम निकालने के बाद उस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे मतलब बहुत सारा मिक्सचर होता है। वो पेट्रोलियम इज़ नॉट पेट्रोल एग्जैक्टली, काफ़ी कन्फ्यूजन मतलब हमें लगता है, ठीक है, कि पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल। नो, पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल निकाला जाता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम में होता है पेट्रोल भी, उसमें आपका वो भी होता है, जो वो कैंडल वगैरह बनती है जिससे वैक्स, पैराफिन वैक्स वगैरह होता है, ठीक है। उसी के अंदर ग्रीस होता है, ग्रीस है ना, ब्लैक कलर का जो लिक्विड होता है गाड़ी वगैरह में डलता है, ग्रीस हो गया। लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है बेसिकली, बहुत सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, नेचुरल गैस होती है। तो पेट्रोलियम में सब होता है। फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या करती है, इन चीज़ों को अलग करती है, सेग्रीगेट करती है। तो वही काम है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। यूज्ड इन, और पैराफिन वैक्स वो सब के लिए भी यूज़ होता है, क्रीम वगैरह बनने के लिए। एज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सॉल्ट, सल्फर एंड पोटैश इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स। तो जैसे सॉल्ट, सल्फर या पोटैश इंडस्ट्री है, तो ये लोग, ये इंडस्ट्रीज जो भी बनाने के लिए, जो भी बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी इन लोगों को नेचुरल मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। देन केमिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटीरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कोल। तो हमें पता ही है कोल तो है ही नेचुरल मटीरियल, है ना, वुड भी। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इन्होंने कपड़ों वाला दिया है कि प्लास्टिक बनता है जो, और जो सिंथेटिक के फाइबर बनते हैं
तो वो सारा जो है केमिकल से ही बनता है, तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे आपको मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मेजर भी और माइनर प्रोडक्ट्स भी देता है जो कि आप यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे। टिम्बर जो है वो फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए बहुत सही है, बहुत अच्छा है। वुड, बैम्बू ये सब हमें मिलता ही है वहाँ से। ग्रास मिलता है पेपर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। लाख फॉर लाख इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम फॉरेस्ट। लाख क्या होता है? वो जिससे चूड़ियाँ बनती है लाख की, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो भी हमें मिलता है एनिमल से, जैसे लेदर हो गया है ना, उससे एनिमल की स्किन से बनता है। वुलन जो हमारा कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ्स, तो वो वूल से बनते हैं। तो वो भी वूल जो है वो कहाँ से आता है? वो एनिमल्स की स्किन से ही आता है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एनिमल बेस्ड आ जाती है। तो लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री, वूल फॉर वुलन टेक्सटाइल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। बिसाइड्स आइवरी इज ऑब्टेन फ्रॉम एलिफेंट्स टस्क। वो जो हाथी के दांत नहीं होते, उससे भी तो बहुत सारी ज्वेलरी और ये सब चीज़ें बनती है। जैसे वो बंगालीज एक वाइट कलर की चूड़ी पहनते हैं ना, शंखा पोला बोलते हैं उनको, तो वो वाइट कलर का जो चूड़ी होता है वो भी शायद उसी से बनता है, एलिफेंट के टीथ से बनता है। तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। पहले के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि, लेकिन अभी क्या हुआ है, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे हो गए हैं जो कि एंडेंजर्ड हो गए हैं, कुछ एक्सटिंक्ट होने के मतलब एकदम ही लास्ट स्टेज पे हैं। तो उन सारे एनिमल्स के इस स्टेज पे आने की वजह से बहुत वल्नरेबल सिचुएशन हो गई है उनके पॉपुलेशन की। तो उसके कारण से क्या हुआ है कि उनकी पोचिंग बंद करा दी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट। यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील्स। तो कुछ मशीन्स और टूल्स हमने देखे हैं जो आयरन और स्टील के बने होते हैं। रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन्स एंड टूल्स इज आयरन एंड स्टील। तो रॉ मटेरियल जो आयरन और स्टील से बना है उसका रॉ मटेरियल भी आयरन और स्टील ही होता है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक इंडस्ट्री है। द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो कि जिसके प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा कुछ और बनाने के लिए, उसे बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई लिंक्स? आयरन और स्टील, आयरन और स्टील से बनेगी मशीन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथ फॉर यूज बाय कंज्यूमर्स। अब देखिए आयरन जो है, आयरन और स्टील खुद बनेगा कहीं पे, ऐसा तो नहीं अर्थ से निकाला और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। फिर उस आयरन और स्टील को भेजा जाएगा किसी ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें कि मशीन्स बने, फिर वहाँ से आयरन और उसको यूज़ करके मशीन बनेगा, फिर उस मशीन का कोई यूज़ होगा। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्री है आयरन और स्टील पे जो काम कर रही है वो कैसी इंडस्ट्री हुई? बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट, द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स विच आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री वो गुड्स बनाती है जो कि कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करता है, ठीक है, डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट्स, तो वो डायरेक्ट वहाँ से निकलते हैं और मार्केट में आते हैं। टी, सोप, टॉयलेटरीज, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि ये सब डायरेक्ट यूज़ किए जाते हैं। अब आ जाता है ओनरशिप के बेस पे 3 पार्ट्स हैं और बहुत ही इजी है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो कि कौन ओन कर रहा है? ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कर रही है किसी भी कंट्री की हो, मेरे मुंह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकल गया। इन इंडिया देयर वर अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इंडिया में इनको हम PSUs कहते हैं, बहुत सारी PSUs हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। जैसे ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया है ना, ONGC हो गया, ये सब, गेल हो गया। सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मेनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। जो सोशलिस्ट कंट्री है जैसे रशिया वगैरह हो गया, वहाँ पे सारा ही इंडस्ट्री स्टेट ओन्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट के ही हाथ में। स्टेट मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट मतलब कंट्री ही है, ठीक है। मैं कभी बताऊंगी स्टेट क्यों है और स्टेट्स जो है वो मतलब क्या होता है। जो स्टेट्स है ना वो कंट्री के टर्म्स में अगर बात करें तो कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री के स्टेट्स की, लेकिन जब वर्ल्ड के उस पर बात करते हैं तो भी हम कंट्री को स्टेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो क्या होता है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों चीज़ें चलती है, जैसे इंडिया है, वहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर भी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें कौन ओन करता है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उसके। दीज आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। कौन मैनेज करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करते हैं। इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन्ड प्राइवेटली। कौन ओन कर रहा है इंडस्ट्रीज
को प्राइवेट मतलब ओनर है इनके। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट सेक्टर को कौन कर रहा है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज मैनेज कर रही है। समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स टुगेदर इस्टेब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्रीज। कई बार दोनों साथ में ही होते हैं, साथ में काम करते हैं, तो साथ ही में सारी चीज़ें मैनेज होती है। Concept of high technology industry. High technology industry or simply high tech is the latest जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। आज के टाइम पे अगर बात करें तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो लेटेस्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। सबसे ज़्यादा इसे समझा जाता है एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा R&D एफर्ट्स लगते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं बन जाती, उसके पीछे बहुत, जितना टेक्नोलॉजी हाई होगा उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हाई करना पड़ता है। ठीक है। प्रोफेशनल वर्कर्स मेक अप अ लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स। प्रोफेशनल वर्कर्स जो हैं इनका बहुत काम होता है इसमें, क्योंकि जिन्हें काम नहीं आता वो काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। दिस हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट ग्रेटली आउट नंबर द एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर्स। तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन वर्कर्स में जितने होते हैं ना, हाई स्किल्ड वाले जो हैं, मतलब इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है इसमें। रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग प्रोसेसेस एंड कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये सब एग्जाम्पल है हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के। कंप्यूटर से जो भी बन रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, या रोबोटिक्स का यूज़ करके जो भी बन रहा है, सफाई करने वाली जो मशीन होती है, जो क्लीनिंग करती है, डिश वॉशर हो गया, ये सब हाई टेक्नोलॉजी है। और ये सब इतनी हाई टेक्नोलॉजी कि इसे बनाने के लिए ऐसे ही नहीं कुछ भी चल जाएगा। पीपल नीड नॉलेज। ठीक है। नीटली स्पेस्ड लो, अब इसमें क्या है, एकदम क्लीन एरिया होता है, लो मॉडर्न डिस्पर्स्ड ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग्स, प्रॉपर लैब बिल्डिंग्स होती हैं। rather than massive assembly structures, factories and storage areas mark the high industrial landscape। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रॉपर लैब्स चाहिए जहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग टूस्टिंग की जा सके। प्लान्ड बिजनेस पार्क्स फॉर हाई टेक स्टार्टअप्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ रीजनल एंड लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो ये जो प्लान्ड बिजनेस पार्क्स है या हाई टेक स्टार्टअप्स है, इनके लिए बहुत अच्छा रीजनल और लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स जो है उसका बहुत अच्छा पार्ट बन गया ये लोग। अब आ जाता है हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड। जो इंडस्ट्रीज रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड है, सेल्फ सस्टेन्ड है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, उन्हें हम टेक्नोपॉलीज भी कहते हैं। मतलब जो अपने लिए काफ़ी है, पूरा प्रोडक्ट बना के निकाल देगी अपने हिसाब से, तो वो होती है टेक्नोपॉलीज। सिलिकन वैली जो है नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकन फॉरेस्ट नियर सियाटल, ये एग्जाम्पल्स हैं टेक्नोपॉलीज के। सो सॉरी। आर सम टेक्नोपॉलीज डेवलपिंग इन इंडिया, क्या कुछ इंडस्ट्री इंडिया में भी ऐसी है? मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, आप पता करके मुझे बताइएगा कि क्या टेक्नोपॉलीज जो हैं वो इंडिया में डेवलप हो रही हैं, या ऐसा है कि इंडिया में भी एकदम इंडिपेंडेंट एरिया ऐसा है जहाँ पे खुद से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है बिना कुछ भी इंपोर्ट भी करे। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड इकोनॉमी में। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो हैं वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। सो दिस इज इट विद द चैप्टर। हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट अभी मैं सारे वीडियो लेक्चर्स ही डाल रही हूँ इसके चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के। एंड या दैट्स इट। सो कुछ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और या सी यू, टेक केयर, बाय बाय।